बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम लोग उपचार निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से कौन से ऐसी विधियां हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें हमने शुरू किया था उपचारात्मक प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है या उपचारात्मक विधि किस तरह से उपयोग में लाई जाती है। तो अब तक हमने इसके बारे में समझा था कि उपचारात्मक विधि क्या है। अच्छा, उपचारात्मक विधि के जो प्रकार हैं हमने उनको या इसकी प्रक्रिया इसकी विधियों को समझा था कि उपचारात्मक प्रक्रिया को किन किन विधियों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि निदानात्मक प्रक्रिया पहले होती है उसके बाद में उपचारात्मक होती है। निदानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत हम समस्याओं का पता लगाते हैं, जैसे परीक्षण के माध्यम से है या किसी प्रयोग प्रक्रिया के माध्यम से है, हम ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसमें बालक की समस्याओं का हमें पता लग सके। तो निदानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हम बालक की समस्याओं का पता लगाते हैं और फिर उसके बाद में हम उनका उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब तक समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक हम उपचार के बारे में विचार ही नहीं कर सकते। इसीलिए निर्देशन की जो प्रक्रिया है, निर्देशन और परामर्श दिए जाने की बात आती है, उसमें इस बात को सबसे पहले देखा जाता है कि उसका समस्याओं का पता लगाना, फिर बाद में उसके निवारण के लिए उपचारात्मक योजनाओं का निर्माण करना या उपचारात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हमने इसकी प्रविधियों को देखा था कि किस तरह से, जैसे कि ये कहा जाए कि इसमें समायोजन की प्रविधि थी या शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इनके माध्यम से हम बालक की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी इसमें आएगी वह आएगी उपचारात्मक परीक्षण का या उपचारात्मक योजना का निर्माण। उपचारात्मक योजना का निर्माण, ठीक है ना। उपचारात्मक योजना का निर्माण हम कैसे करते हैं, तो हमें इस चीज को समझना है। सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, तो सबसे पहली बात जो आती है इसमें वह आती है कि त्रुटियों का विश्लेषण। सबसे पहला जो हमारा इसमें आएगा वो क्या आएगा, त्रुटियों का विश्लेषण। यानी कि इसमें त्रुटियों का सबसे पहले तो विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण यानी कि त्रुटियां को, जैसे हमने निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से निदानात्मक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से हमने त्रुटियों को ज्ञात किया, त्रुटियों को हमने ढूंढा। अब हमने सारे जैसे बालक की शिक्षण से संबंधित है, तो सबसे पहली चीज तो शब्द परिचय या कहना चाहिए वाचन, रीडिंग में बालक को प्रॉब्लम है, क्या है वाचन या रीडिंग में बालक को समस्या आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, फिर हम वाचन में समस्या क्यों आ रही है, तो हमने देखा कि बालक को जैसे अल्फाबेट, देखो यहाँ पर एक चीज है डी एंड डी, जब हम ये दो अल्फाबेट होते हैं इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है कि डी कौन सा है बी कौन सा है, एम और एन, एम और डबल, इन दो में कंफ्यूजन होता है। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बालक समझ नहीं पाता है, तो निदानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हमने इन चीजों को जानने का प्रयास किया। जैसे बालक को इंग्लिश में रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज में जैसे कि यहाँ पर शब्द परिचय को लेकर आ जाता है, या फिर साउंड में कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर ई आएगा, कहाँ पर सी को हम एस की तरह स वोवेल के स फोनेटिक के रूप में जो है स की तरह यूज करेंगे, और कहाँ पे एस को यूज करेंगे, कहाँ पर के आएगा क की जगह के आएगा, कहाँ पर सी आएगा। ये कुछ ऐसे फोनेटिक्स प्रॉब्लम्स है उसमें कि बच्चे को कंफ्यूजन होता है, वो समझ नहीं पाता। तो हमने निदानात्मक प्रक्रिया के माध्यम
इन त्रुटियों को समझा जाए। अब इन त्रुटियों के निदान के लिए, निवारण के लिए हम क्या करेंगे कि इन त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे। तो अब यही है कि निदानात्मक विधि के माध्यम से हमने त्रुटियों को जाना और हमने इनका विश्लेषण किया कि कहाँ-कहाँ समस्या आ रही है जिसकी वजह से बालक को रीडिंग में, वाचन में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमने ये जाना कि बालक इन 2 शब्दों के 4 शब्दों में कंफ्यूज रहता है, उसको दुविधा है कि डी कौन सा है, बी कौन सा है, एम कौन सा है, डब्ल्यू कौन सा है। और फिर बाद में जब प्रोनाउंसिएशन करने की बात आती है या स्पेलिंग लिखने, प्रोनाउंसिएशन नहीं स्पेलिंग लिखने की जब बात आती है तो वहां पर बालक इन दोनों चीजों से जूझ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको परिचय की समस्या है। यहाँ पर किस स्थान पर ए को उपयोग में लाएंगे, कहाँ पर ई उपयोग में आएगा, कहाँ पर सी, कहाँ एस, कहाँ सी के। तो ऐसे हम इस तरह से समस्या का विश्लेषण करते हैं कि जिससे हमें पता चले कि बालक की मूल समस्या कहाँ-कहाँ पर है। तो ये समस्या के विश्लेषण के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आता है त्रुटि के आधार पर विधियों का चयन। त्रुटि के आधार पर विभिन्न विधियों का चयन। विभिन्न विधियों का चयन, ठीक है ना। त्रुटि के आधार पर विभिन्न विधियों का चयन, यानी कि त्रुटि क्या है, जैसे कि त्रुटि हमने अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर ली थी कि बालक की जो त्रुटि है वो डी एंड बी में, एम एंड डब्ल्यू में, ये तो उसके रीडिंग और या परिचय को लेकर है। फिर बाद में प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग मेकिंग की जब बात आती है तो उसमें ए, ई, फिर बाद में है सी, एस, के, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी उसको समस्या है। अब जब हमने ये त्रुटियां देखी तो उन त्रुटियों के आधार पर हम विधियों का, विभिन्न विधियों का हम उपयोग करेंगे, चयन करेंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ ये समस्या उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे ये कंफ्यूज रहता है, उसको भ्रम रहता है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि बालक डी और बी के, क्योंकि कह रहा है कि अल्फा जो बिग एबीसीडी है जिसमें फर्स्ट जो है उसमें बहुत स्पष्ट एक कैपिटल है, तो कैपिटल में चीज एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। कैपिटल में सीधा आता है बी और डी, तो इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन बालक को नहीं होता। लेकिन इसमें होता है क्योंकि स्मॉल एबीसीडी में यहाँ पर बालक को दोनों में, एक में पीछे की तरफ बनता है, एक में आगे की तरफ बनता है, तो वो एक कंफ्यूजन होता है। एम और डब्ल्यू में भी यही दिक्कत आती है, इसलिए बालक कंफ्यूज रहता है। तो हम प्रयास जैसे चित्र के माध्यम से हमने किया कि हम चित्रों के माध्यम से बालक की इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। एम और डब्ल्यू को हम चित्रों का उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो साउंड जो इफेक्ट्स है उसके माध्यम से हम बालक को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अभ्यास प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो त्रुटियां हैं उनके आधार पर उनके सुधार के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर विधियां हो सकती है कि पिक्चर जो मेथड है वो सबसे बेस्ट होता है इसके लिए कि हम पिक्चर्स को शो करके बालक को समझाएंगे। जहाँ पर साउंड और स्पेलिंग मेकिंग का है तो हम फोनेटिक सिस्टम के माध्यम से बालक को समझाएंगे। फोनेटिक सिस्टम के साथ में हिंदी का जो क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन है और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम उसको एक कंपैरेटिवली उस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे विद पिक्चर्स और एक साउंड इफेक्ट के माध्यम से, जो लैंग्वेज जो भाषा उसको जो क्या उच्चारण के लिए जो क्या बोलते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन की जो किस तरह से कौन से वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन की वजह से किस तरह कौन सा वर्ड किस तरह लगाया जाता है, हम इस चीज का उपयोग यहाँ पर जैसे लैंग्वेज लैब है वो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो हम इस तरह से विधियों का चयन करें।
निदान और उनकी रोकथाम। त्रुटि का निदान, त्रुटि का निदान और उसकी रोकथाम। ठीक है ना, कि त्रुटि का निदान और उसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है, कि क्या उसका इन वीडियो के माध्यम से हम त्रुटि का निदान करेंगे, यानी कि उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और एक प्रयास ये करेंगे कि हमेशा के लिए वह चीज सुधर जाए या पूर्ण रूप से उसका रोकथाम उसको प्रतिबंधित किया जा सके। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वह आती है उपचारात्मक विधि के प्रयोग में सावधानियां। निर्माण की बात आती है प्रयोग में सावधानियां। प्रयोग में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत उपयोगी विधि है और अगर हम इसकी प्रयोग में सावधानी नहीं रखते हैं तो निश्चित है कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज संभव नहीं है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रभाव। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये विधि जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रभावी है। क्यों? कि मंद बुद्धि बालक जो कि धीमी गति से सीखता है, क्योंकि इसमें निश्चित है कि उसकी सीखने की गति धीमी है, इसीलिए वह अन्य बालकों से धीरे धीरे पिछड़ता चला जाता है। तो ऐसे में उनको एक विशेष अटेंशन की जरूरत होती है, एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर उपचारात्मक विधि है वो इन बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बालक को उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से एक मंद बुद्धि बालक का उपचार किया जा सकता है। तो जब हम इसकी योजना का निर्माण करते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये इनके लिए प्रभावी बनी रहे। नेक्स्ट इसमें आता है छात्रों में त्रुटियों को दूर करने में सहायता। छात्रों की त्रुटियों को दूर करने में सहायक। बालक की जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने में ये सहायक है, इनके माध्यम से त्रुटियां खत्म की जा सकती हैं। बालक की गलत आदतों का गलत आदतों को छुड़वाना। गलत आदतों को छुड़वाना, यहाँ पर यह है कि सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालकों में कुछ गलत आदत, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक को यदि उसकी प्रतिभा के उपयोग या उसकी प्रतिभा के अनुकूल व्यस्त न रखा जाए तो निश्चित है कि वह बालक अपनी प्रतिभा का उपयोग करने में कई बार गलत ट्रैक पर चला जाता है, गलत आदतों को अपना लेता है। तो ऐसे में ये अनिवार्य हो जाता है कि गलत आदतों से दूर ले जाने के लिए, उन आदतों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए बालक को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह एक तरह से प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी यह उपयोग में लाई जाती है, लेकिन कोई त्रुटि या उसके लिए नहीं, किसके लिए? क्योंकि उनकी कुछ गलत आदतों का निर्माण उनमें हो जाता है, तो उससे उनको दूर लेकर जाना या उन आदतों को समाप्त कर देने में ये सहायक होती है। फिर बाद में होता है प्रत्येक छात्र की प्रगति का भिन्न चार्ट। प्रगति का चार्ट भिन्न हो, यानी कि हर छात्र की प्रगति का चार्ट भिन्न भिन्न अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि जो भी सूचना हम देखना चाहते हैं हमें तत्काल वो दिखाई
आ जाए। फिर छात्रों को प्रोत्साहन, छात्र जो प्रगति करते हैं, जो उनमें परिवर्तन आता है, जो उनमें अचीवमेंट होता है, उस अचीवमेंट के आधार पर उसे मोटिवेशन दिया जाना जरूरी है, उसको प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है। अगर उसको परिवर्तन किया है, उसने अपनी त्रुटि को सुधारा है, अपनी गलत आदत में सुधार किया है और अगर उसे मोटिवेशन नहीं मिलता है, प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो वो फिर दोबारा प्रयास नहीं करता। इसीलिए एक कहना चाहिए कि परमानेंटली रोकथाम के लिए, पूर्ण रूप से उस पर रोकथाम हो जाए, दोबारा ना करे, उसके लिए जरूरी है कि उसे प्रोत्साहन दिया जाए, मोटिवेशन उसको प्रदान किया जाए। अगली है आकर्षक सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक आकर्षक सहायक सामग्री का प्रयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि बालक आकर्षक चीजों की तरफ आकर्षित होता है। इसीलिए जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो जब सहायक सामग्री टीचिंग एड का उपयोग करते हैं, तो वो आकर्षक होनी चाहिए, जिसमें कि बालक को स्वरुचि उत्पन्न हो। हम उसे रुचि उत्पन्न करें ऐसा नहीं, बालक खुद उसके लिए इंटरेस्टेड हो समझने के लिए। दूसरी चीज इसके अंतर्गत आती है, वह आती है सहायक सामग्री शिक्षण विधि, प्रभावी शिक्षण विधि, प्रभावी शिक्षण। यहाँ ये बात आ जाती है कि या तो इसको प्रभावी शिक्षण विधि कहें या प्रभावी जो विधि है, जो उपचारात्मक विधि है, वह प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह प्रभावी है तो बालक स्वतः उसके प्रति रुचि लेगा, अन्यथा बालक रुचि नहीं लेगा, क्योंकि वो पहले से समस्याग्रस्त है। तो उसको पता है कि जबरदस्ती मेरी समस्याओं का निवारण करने के लिए या मुझे जबरदस्ती का ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज संभव है, बालक के दिमाग में आ सकती है। इसीलिए इस चीज को समाप्त करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि आपकी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हो। साथ में टीचिंग जो आप निर्देशन की जो विधि ले रहे हो, जो मेथड ले रहे हो, वो इतना प्रभावी, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बालक खुद ब खुद उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सके या खुद रुचि ले सके। उसके बाद आता है कमजोर छात्रों के लिए सहसंबंध की विधि। सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर छात्र निश्चित है कि वो एक विषय के अंतर्गत उस चीज को समझ सकते हैं, दूसरे विषय में आने पर फिर कंफ्यूज हो सकते हैं या उनमें किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो सकती है। उसको समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सहायक जो सहसंबंधी कोरिलेशन मेथड है, उसका उपयोग हम करेंगे। यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि एक बच्चे के लिए या एक शिक्षक के लिए कि वो जब उपचारात्मक विधि का उपयोग कर रहा है, तो वो कोरिलेशन मेथड को या सहसंबंध विधि का उपयोग करे, कि एक में सीखी एक बात का उपयोग वो किस तरह से दूसरे को सीखने में कर सकता है, इस चीज का प्रशिक्षण दिया जा सकता है या प्रयोग किया जाता है। भविष्य में त्रुटि न हो इसके उपाय। भविष्य में त्रुटि न हो उसके उपाय, ठीक है ना। ऐसे उपाय किए जाए कि उसमें भविष्य में बालक त्रुटि न करे, अर्थात इसी तरह से विधि प्रविधि इस तरह से प्रभावी ढंग से उपयोग में लाई जाए कि बालक की जो समस्या है, जो त्रुटि है, वो जड़ से ही समाप्त हो जाए, दोबारा वो दोहराने न। और अंतिम बात आती है कि वर्तमान योग्यता से सफलता परिणामों या यूं कहा जाए मूल्यांकन होना जरूरी है। मूल्यांकन यानी कि जो वर्तमान योजना है, उस योजना में यदि आपको सफलता ना मिल रही है, अगर आपने उपचारात्मक विधि का उपयोग किया और आपको पता है कि बालक को इससे सफलता परिणाम नहीं सकारात्मक आए, तो उसमें परिवर्तन कर लेना अनिवार्य है, तत्काल उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके और उपचारात्मक विधि का
फिर त्रुटियों का पता लगाना, वही चीज आती है प्रगति में छात्रों को अवगत, तो उसमें बात पूछे अगर कुछ नहीं है। त्रुटियों का पता लगाना क्योंकि इसके बिना पॉसिबल है नहीं। फिर प्रगति से छात्रों को अवगत कराना, कि छात्र ने खुद ने कितनी प्रगति की है, इसका जो है रिपोर्ट कार्ड बालक को समय समय पर उसके पास सामने होना चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि मैं अपनी अगर मेरे में कोई त्रुटि है या कमी है उसमें मेरे कितना सुधार आ रहा है। जब ये सकारात्मक रिपोर्ट नजर आती है तो बालक में वो एक अभिप्रेरणा का कारण बनती है, मोटिवेशन का कारण बनती है। इसलिए उद्देश्य प्राप्ति हेतु अभ्यास करना, उद्देश्य प्राप्ति उद्देश्य प्राप्ति हेतु अभ्यास। उद्देश्य प्राप्ति हेतु अभ्यास यानी कि एक बालक को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो उसको किस तरह से वो अभ्यास कर सकता है, इसका उसे बार बार उसे पुनर्अभ्यास कराया जाना चाहिए। अगली बात इसमें आगे आती है प्रगति पर प्रोत्साहन। बालक को अगर वो प्रगति करता है तो उसको मोटिवेशन देना चाहिए। अगली बात इसमें आती है अभ्यास में अभ्यास कार्य में विभिन्नता, यानी कि अभ्यास कार्य में विभिन्नता होनी चाहिए जिससे कि बालक में मानसिक थकान ना हो। इसीलिए अभ्यास कार्य अलग अलग तरह से बालक को दिए जाने चाहिए, उसमें भिन्नता होनी चाहिए। अगली बात आती है शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो शिक्षक को भी अपनी भूमिका को बहुत सावधानी पूर्वक निभाना होता है। उसको एक प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करे, बालकों को प्रोत्साहित करे, उनमें भेदभाव न करे, किसी को प्रताड़ित न करे, अपमानित न करे। ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षक को अपना उपचारात्मक कार्य करना चाहिए या अपनी शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। फिर कार्य में सजीवता लाए, सजीवतापूर्ण कार्य, यानी कि जो भी कार्य किया जाता है उसमें सजीवता होनी चाहिए। हम जैसे कोई कहानी हम प्रताप के जीवन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चों को लगे कि प्रताप तो हमारे सामने ही खड़ा है या ये घटना जो कुछ है वो हमारे सामने ही घटित हो रही। तो ऐसी सजीवता अगर लाई जाती है तो निश्चित है बालक की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होगी। और अंत में जो बात आती है एक योग्य व ठीक है, फिर है इसमें भी मूल्यांकन कि जब एक योजना से परिणाम नहीं मिलते हैं तो दूसरी योजना का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए निर्देशन कार्य में उपचारात्मक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए जो है बालक को निर्देशन कार्य किया जाना चाहिए। इसी आधार पर हमारा आज का होमवर्क है निर्देशन कार्य में उपचारात्मक विधि
समझाएं। इस प्रश्न के साथ ही अपने बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क